नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक वो है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान मतलब वो संबंधित है एम से, है ना, आणविक द्रव्यमान। ओके, तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, उसके लिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अणु संख्या गुणधर्म क्या है, इसी के अंतर्गत आएगा कौन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, है ना। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या है, तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ एकदम छोटा सा, है ना, कि एक्चुअली में ये अणु संख्या गुणधर्म क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि विलयनों के अणु संख्या गुण वे गुण है, कोई भी विलयन का ना अणु संख्या गुण वे गुण है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। अणुसंख्यक गुण है ना, क्या बोल रहा है कि वो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के जो कण उसकी संख्या कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसका उस पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। उसकी प्रकृति क्या है उससे अपने मतलब नहीं है ना। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। वैसे ये उदाहरण ना लगभग आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना, ये मैंने अपने तरीके से कुछ बना रखी है, ठीक है, समझिएगा। ये मान लीजिए एक पेड़ है, कौन है पेड़, इसको मैंने स्कूल में भी बता रखी है आपको। ये पेड़ है, इस पेड़ में मान लो जाए यहाँ से खनिज का जाना है, खनिज पदार्थ का जाना है, और ये क्या है, खनिज पदार्थ हमारा जाए क्या है, विलयन है ना जी, ये विलयन है। अब इस विलयन में क्या होगा, विलय भी होगा और विलायक भी होगा, विलय भी और क्या होगा, विलायक होगा, है ना। अब यहाँ से विलयन को जाना है, ये उसके ऊपर तक जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाना है, ठीक है। अब ये विलय है, इसकी कुछ प्रकृति है, क्या है, प्रकृति। पहला विलय का, ये दूसरा विलय है, बहुत सारे अपने पास विलय के कण हैं, दूसरा विलय नहीं है, विलय के कण हैं, ठीक है। इन सब की प्रकृति है, ये अवाष्पशील कह सकते हैं मान लो जाए, है ना, या कुछ भी हो, वाष्पशील हो, कुछ भी हो, है ना, वो क्या है, विलय की क्या है, प्रकृति है ना। अब ये होता क्या है कि मान लो जाए इस पूरे खनिज, इस पूरे विलयन को ले जाना है पेड़ के ऊपर तक, है ना। तो पहले क्या देखेंगे, विलय की मात्रा कितनी है, मतलब विलय के कणों की संख्या कितनी है, और दूसरा देखेंगे उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर किससे लेना देना है, संख्या से। तो विलयनों के अणु संख्या गुण वे गुण है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब इसकी विलय कणों की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो उसमें विलय की मात्रा भी क्या होगी, पेड़ के ऊपर जाएगा, संख्या ज़्यादा है तो, है ना। प्रकृति कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, प्रकृति कुछ भी हो। अब यही विलय की संख्या केवल एक है, कण की संख्या एक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, पेड़ के ऊपर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, एक कण है, कहाँ विलय कितने सारे हैं, उसमें एक कण मिलता है तो पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी उपेक्षा की जाती है। मैं आगे बताऊंगा कैसे उपेक्षा होता है करके, ठीक है। उपेक्षा कहते हैं मतलब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब ये एक संख्या, इसकी संख्या क्या है, एक है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा कोई मतलब नहीं है, अपने को इसकी क्या करना है, उपेक्षा करना है। ये उपेक्षा कब करूंगा मैं बताऊंगा आपको, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं उस टाइम, है ना। और विलय ही नहीं समझेंगे एक प्रकार से, ठीक है। अब विलय की संख्या पर ही निर्भर हो रहा है ना ये बात, ठीक है। इस विलय की संख्या च नहीं, मतलब यहाँ पर विलय जाएगा ही नहीं, है ना, केवल क्या रहेगा, विलायक, है ना। अब हालांकि पूरा विलायक में एक विलय है, एक कण विलय है, लेकिन हम लोग वो नहीं के समान है, नहीं के समान मतलब नहीं मानते, सीधी बात। तो ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए, ठीक है। तो संख्या पर निर्भर करती है, इसकी संख्या की इस कण की प्रकृति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट में, है ना। तो ये, और इसको आपको मैं समझा पाया हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो विलयनों के अणु संख्या गुण वे गुण है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। विलय के कण अणु अथवा आयन के रूप में हो सकते हैं, है ना। चलिए अब अणु संख्या गुणों के कुछ उदाहरण। तो पहले देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और क्या है, परासरण दाब। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हर दिन एक एक पॉइंट में पढ़ जाएंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन को समझाइए करके, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं सीधा। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब है ना, अवनमन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जानकारी देता हूं कि यदि किसी वाष्पशील द्रव में, देखिए मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि विलयन है और एक होता है विलयन में विलय और क्या है, विलायक। तो ये वाष्पशील द्रव हो सकते हैं, ये भी वाष्पशील द्रव हो सकते हैं, है ना। ये अवाष्पशील द्रव हो सकते हैं, क्लियर है, ठीक।
तो अगर वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, क्या बताया मैंने, वाष्पशील द्रव है, उस वाष्पशील द्रव में अगर कोई अवाष्पशील विलेय मिला जाए, मतलब विलेय कौन है, अवाष्पशील है, तो वो जो बनेगा विलयन ना, ठीक है, उस बनेगा जो विलयन, उस विलयन में जो विलायक है उसका जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सामान्यतः विलायक का वाष्प दाब कम हो गया मतलब सीधी बात है विलयन का वाष्प दाब में कुछ फर्क पड़ेगी, मतलब वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से मैं पहले कुछ बताना चाहता हूं कि वाष्पशील द्रव है, उस वाष्पशील द्रव में अगर हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो विलायक है उस विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ये विलेय कौन है, अवाष्पशील विलेय है, उसमें क्या विलायक मिलाए हम लोग किसको, अवाष्पशील विलेय को, है ना। तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बताया मैंने, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ये जो विलयन बनाया उसमें विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको समझिएगा कि विलयन उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, इनका जो वाष्प दाब है, इनका जो कौन है वाष्प दाब है, वह वाष्प दाब किसको बोलेंगे, Pa, शुद्ध अवस्था में P0 है ना। तो विलयन उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, चलो यहां पर लिख देता हूं Pa, विलयन उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज कौन है, XA के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कुछ जगह पर यह बताया जाता है कि विलयन का वाष्प दाब P है, क्योंकि Pa विलेय का है, सॉरी विलायक का है, और Pb क्या है, विलेय का है मान लो जाए, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, विलयन आएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या है, P। लेकिन इसमें ना हम लोग अवाष्पशील विलेय है ना, अवाष्पशील विलेय है, उसका जो अवाष्पशीलता है ना, इसके आधार पर केवल कौन वाष्पशील बोलेंगे हम लोग, विलायक को। इसीलिए हम लोग ना ये जो विलयन को वाष्प है, विलयन का जो वाष्प दाब है ना, विलयन का बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर है, ऐसे बोलते हैं कई जगह, है ना, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ये विलयन का वाष्प दाब है P, और ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, उसमें विलेय का वाष्प दाब नहीं, क्योंकि वो क्या है, अवाष्पशील विलेय है, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली देखो कि Pa समानुपाती X है, इसका मतलब क्या है कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब ये है, ठीक है। विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, ये विलायक का मोल प्रभाज है, उस मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है, ये समानुपाती के चिन्ह, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब यहां पर आगे देखिए, या हम कह सकते हैं Pa इक्वल टू K.XA, यहां पर K क्या है, K एक क्या है, स्थिरांक है, ये मैंने आपको बता रखी है, K क्या है, एक स्थिरांक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब किसको मानो, अब हर जगह अलग अलग होता है, अब स्कूल में इसको समीकरण में 1 मान देता हूं मैं, तो ये मेरी मर्जी है ना, ठीक, किस जगह क्या मान देता है, ओके। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। Pa इक्वल टू K.XA, K क्या मान लिए, इस समानुपाती को हटाने के लिए स्थिरांक मान लिए, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे पॉइंट आता है आपके पास शुद्ध विलायक के लिए। ये क्या है, Pa क्या है, अशुद्ध विलायक है, मतलब जब विलयन बन गया है तब की बात है ना। तो ये अब शुद्ध विलायक के लिए Pa कौन है, जब विलयन में है तब उसका वाष्प दाब है, विलयन में है तब उसका क्या है, वाष्प दाब है, और जब ये शुद्ध अवस्था में हो जाएगा तो P0A उसका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, मतलब Pa किसके बराबर है, P0A के बराबर है, ठीक है। और दूसरा, आप जानते हो कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ना, उसका जो मोल प्रभाज, ये कौन है आपका, मोल प्रभाज, ठीक है। उनका जो मोल प्रभाज है वो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पहले से याद रहना चाहिए, ठीक है। X का मान कितना होता है, 1, जब वो कौन सा अवस्था में रहता है, शुद्ध अवस्था में रहता है, तो शुद्ध विलायक के लिए, ठीक है। अब शुद्ध विलायक के लिए तो ये क्लियर हो गया, आपके पास पॉइंट है ना। अब आगे देखिए, हमने क्या लिया यहाँ पर, इस जगह को थोड़ा देखिए, ये समीकरण 1 है, ये है समीकरण 2 है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 2 कहाँ है हमारे पास, ये है,
ठीक है, जहाँ पर मैंने लिखा पी ए इक्वल टू के डॉट एक्स ए, तो यहाँ पर आप देखो पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए, और एक्स ए का मान कितना है, 1। ठीक है, तो मैं पी ए की जगह रख रहा हूँ किसको, पी नॉट ए को। क्यों? क्योंकि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, इस पी की जगह। ठीक है, यहाँ पर लिख देना ऊपर में समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, या समीकरण 2 से। ठीक है, ओके, तो पी नॉट ए, ये पी नॉट ए कहाँ से आया, ये पी ए की जगह आया। ठीक है, और के है तो उसको के को रहने दो। ठीक है, और एक्स का मान क्या है, एक्स ए का मान क्या है, 1। तो यहाँ पर ये जो एक्स ए था ना, उसका मान क्या आएगा, 1 के गुणित 1, तो ये सीधा ऐसा आएगा, पी नॉट ए इक्वल टू के। ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 3, है ना। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। अब एक चीज़ और देखिए, पी नॉट ए ये हमारे पास है, जो पी नॉट ए है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा से, पी ए इक्वल टू के डॉट एक्स ए, ये यहाँ पर है। ठीक है, एक्स ए का मान कितना है, 1, है ना। और हमारे पास के है, वो के किसके बराबर है, यहाँ पर देखो के किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर है। मतलब ये वाला जो के है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखना समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में पी नॉट ए बराबर के का मान रखने पर, या इसको इस तरफ लिख देना, के बराबर पी नॉट ए का मान रखने पर, है ना। समीकरण 2 में, समीकरण 3 से भी लिख सकते हो आप, अच्छा बेटर रहेगा। समीकरण 2 में समीकरण 3 से के इक्वल टू पी नॉट ए का मान रखने पर, यह भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 से हम उठाएंगे और समीकरण 2 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। समीकरण 2 में कहाँ है, यहाँ पर से। ठीक है, समीकरण 2 में पी ए इक्वल टू के डॉट एक्स ए, ऐसा है, क्या करना है, के का मान रखना है। तो पी ए इक्वल टू के की जगह क्या रखना है, पी नॉट ए एक्स ए, ये हो गया। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि जो विलेय है, विलेय का जो मोल प्रभाज है वो एक्स बी है, विलायक का तो एक्स ही माने है ना, एक्स बी है, तो शुद्ध अवस्था में ना, नहीं सॉरी, शुद्ध अवस्था बोलता हूँ, विलेय अवस्था में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो अब उसका आंशिक दाब से मतलब नहीं, क्यों, शुद्ध बोलूँ अशुद्ध बोलूँ से कोई मतलब नहीं, क्यों, यहाँ पर मैं आंशिक दाब नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, मोल ले रहा हूँ। तो मोल क्या है, यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी है तो आपको पता होगा चाहिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, शुद्ध यहाँ पर, है ना। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये तो आपको पता है। अब मान लो जाए मुझे एक्स ए का मान निकालना है, तो क्या करोगे, एक्स बी को उधर क्या कर दोगे, पक्षांतर, तो हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक्स बी को इधर क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में था, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, क्लियर हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे प्यार हो गया, ये समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर, यहाँ पर लिखना समीकरण 4 में पाँच करने कर लिखोगे, एक्स ए का मान रखने पर, क्लियर हो गया। तो हो जाओगे आप यहाँ पर देखो, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए का मान क्या है, 1 माइनस एक्स बी, ये है। ठीक है, या कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, इसको अगर इसके साथ गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी नॉट, एक है तो एक एकम पी नॉट ए है ना, पी नॉट ए माइनस, इसको इसके साथ गुना करूंगा तो पी नॉट ए, है ना, एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, है ना, और ये इसके साथ है। तो मान लो जाए ये है ना, ठीक, यहाँ 0 मान के अगर इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, या 1 मान के हम लोग क्लास में
जिस राउंड से मानोगे वो अपने ऊपर है, ठीक है। एक मान इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये तरीका भी हो सकता है, और अगर इस पूरे को पक्षांतर करें तो भी अच्छी बात है। ये माइनस में है ना, हाँ चलो इसको पक्षांतर करके देखते हैं। इसको करते हैं पी नॉट ए, इस वाले को पी नॉट ए एक्स बी प्लस, ये प्लस में है ना, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, ऐसा है क्या। इसको पूरा पक्षांतर कर दिया ना इधर, अच्छा सॉरी यहाँ से माइनस है ना, तो हो जाएगा किस में, प्लस में। हाँ चलो ठीक है, ये एक इधर पक्षांतर कर दिया। उसके बाद क्या है, पी ए बचा उसके रहने दो, उसके बाद क्या है पी नॉट ए। चलो तो अब क्या करो, पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू, ये पी ए को पक्षांतर कर दो उधर, पहले कर देते तो अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो पी नॉट ए, ये प्लस था क्या, ये हो जाएगा माइनस पी ए, हो गया। अब ये पी नॉट ए को फिर पक्षांतर कर दो, तो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और इधर पक्षांतर हो गया पी नॉट ए। ये बहुत ज़्यादा सस्ता सरल पड़ा हम लोग को, है ना। एक मानने वाले हम थोड़ा एक नहीं जीरो मानते हैं, तो मान जीरो का मतलब तो नहीं होता है, तो इधर पक्षा वही मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या अपने प्राप्त का एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, ये प्राप्त हो अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको समीकरण 5 माने थे ना, तो इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, है ना। समीकरण क्या मान लेते हैं, 6। अब इस जगह थोड़ा देखिएगा, है ना, इस जगह हमने क्या रखी है और क्या लाया है उसको देखो। यहाँ हमको प्राप्त हुआ है एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, ये प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पी नॉट ए माइनस पी ए, इस जगह को देखिए ध्यान से ना, कि पी नॉट ए क्या है और पी ए क्या है, ये पहले समझिए। यहाँ पर क्या आता है, पी नॉट ए का मतलब होता है आपका विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विलायक का, इसको लेफ्ट में नोट करके लिख देना, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, है ना। और यह क्या है, विलयन में, जब ये विलयन में डल गया मतलब शुद्ध का, सीधी बात है ना। तो ये है आपका विलयन में विलायक का वाष्प दाब। अब एक चीज आप क्लियर करो कि शुद्ध था तो इसका वाष्प दाब ज्यादा था, है ना। और मैंने आपको बताया एक विलेय है और एक क्या है, विलायक है। विलेय क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, और उसी विलायक को किस में डाल दिया गया है, विलायक में। तो इस समय मैंने बताया था कि विलायक का जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताया था ना आपको कि इसमें अगर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो पी नॉट ए विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है ना, जो उसका वाष्प दाब क्या था, ज्यादा था शुद्ध अवस्था में, लेकिन जब उसको विलयन में मिला दिया गया उसको, तो वाष्प दाब में क्या हुआ, कमी हुई। पी ए का वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो विलयन में मिल गया, विलय के साथ मिल गया। क्यों, ये विलायक का वाष्प दाब कम क्यों हो गया, देखिए शुद्ध अवस्था में इसका विलायक का वाष्प दाब अधिक था, लेकिन अभी बोल रहा हूँ विलायक का वाष्प दाब जब विलयन बना तो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा मिला दिया गया है, अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया है, इसलिए इसका विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब में क्या होगी, कमी हो गई, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, है ना। और यदि मैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपान, इसको और यहाँ पर मैं भाग करता हूँ, डिवाइड करता हूँ पी नॉट ए के साथ, तो ये हो जाएगा आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन,
ये आपका वाष्प दाब में अवनमन, ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। क्लियर हो गया? ठीक, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, हमारे पास अतः समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू क्या है, एक्स बी। चूंकि एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग कैसे बराबर करते हैं, है ना, इसको हम लोग कैसे बराबर करते हैं, यहाँ पर जो एक्स बी है वो संबंधित होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब ये एन क्या है, ये एन है आपका मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मतलब यहाँ पर जो एक्स बी है वो विलेय है, विलेय, उस विलायक का जो मोल प्रभाज है वह बराबर होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी के। अब ये एन बी कौन है, एन बी क्या है, जो विलेय है उसका मोल, ये कौन है, विलेय, और ये विलायक के मोल है, ये क्या है, विलेय के मोल है, इसके बराबर है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये है, तो इसके ये इनके बराबर हो जाएगा ना, मतलब डायरेक्टली मैंने बता दिया था आपको क्लास में कि ये इनके बराबर होता है, ठीक है। तो ये इनके बराबर होता है, क्लियर है, ठीक। क्यों होता है, क्योंकि एक्स बी इसके बराबर है और एक्स बी का मान ये, एक्स बी इस तरह से होता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा एन बी, इसको एन को बड़ा छोटा लिख देते हैं, बी नीचे लिख देते हैं, ठीक है, और एन ए प्लस एन बी, ये होता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप नोट में कि यहाँ एन ए तथा एन बी क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय की मोलों की संख्या है, ठीक है ना। एन ए किसका है, विलायक का है, एन बी किसका है, विलेय का है, मोलों की संख्या है, ठीक है, ओके। इसके आधार पर है ना, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो जो प्राप्त हुआ था, कहाँ पर प्राप्त हुआ था हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला प्राप्त हुआ था ना, ये वाला एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। समीकरण कितना है, 6, समीकरण 6 ना, ठीक है। तो समीकरण 6 के आधार पर, समीकरण 6 के आधार पर राउल्ट के नियम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसा कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, विलयन के लिए निश्चित ताप पर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख लेते हैं, निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसको मैं बोल के दिखाया था मैं स्कूल में, आपको अब बार बार नहीं बोलूँगा, है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, इसके बराबर है एन बी एन ए प्लस एन बी के बराबर है। इसको और बोलने की जरूरत नहीं ना, 1000 लगेगा बोलूँगा तो उसमें, ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर, हाँ, तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कौन है, यहाँ पर वो आया था, उसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि फिर पीछे पलटूंगा तो दिक्कत होगी। पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी था, ठीक है, ये था, है ना। तो यहाँ पर देखो कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये इसका नाम है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये कौन है, एक्स बी। अब एक्स ए हमारा कौन है, एक्स ए हमारा क्या है, विलायक का है, विलायक का मोल प्रभाज, लेकिन यहाँ पर कौन आया है, एक्स बी आया है ना, तो ये क्या है, विलेय का है, विलेय का मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। अब ये समानुपाती बात नहीं है, समानुपात अलग होती है ना, देखिए पी ए समानुपाती एक्स ए ये होता है, और पी बी समानुपाती एक्स बी होता है, ये अलग है ना। यहाँ पर बराबर है, मतलब यहाँ पर उल्टा समझ आ रहा है आपको कि ये इस जगह को क्या बोल रहे हैं हम लोग,
क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, वहाँ किसके, विलायक के नहीं, विलेय के मोल प्रभाव से क्या होता है, बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नया नियम बन गया। ठीक है, ये हो गया। आगे का पॉइंट है आपको तो समझिए। चलिए यहाँ देखिए आप, ये पॉइंट का नाम है आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय का। देखिए हमने एक विलेय लिया था, अरे क्या लिया था, विलायक, जिसमें विलेय कौन था, अवाष्पशील था। उसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान मतलब एम बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, ओके। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, अवाष्पशील विलेय का आंशिक द्रव्यमान ज्ञात करने का समीकरण उत्पन्न कीजिए, है ना। तो माना कि विलयन में एम बी अनुभार वाले, ये एम मतलब भार है, भार संबंधित है ना, मास, है ना। तो माना कि विलयन में एम बी अनुभार वाले, ए बी किससे संबंधित है, विलेय से संबंधित है। ठीक है, विलेय का भार है ये विलायक का भार है, एम ए है। ठीक है, तो माना कि विलयन में एम बी अनुभार वाले अवाष्पशील विलेय के, इसका यहाँ पर देखो अनुभार एम ए है ना, और इसका जो भार है, वेट, वो क्या अपने पास, डब्ल्यू बी, किसका, विलेय का, विलेय का मतलब कितना ग्राम है, 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम जो भी ग्राम है। ठीक है, तो माना कि विलयन में एम बी अणुभार वाले अवाष्पशील विलेय के डब्ल्यू बी ग्राम, बी लिखा हूं मतलब विलेय, बी लिखा हूं मतलब विलेय, एम बी अणुभार, इसका अणुभार एम बी है, अब कितना है पता नहीं। ठीक है, माना कि विलयन में एम बी अणुभार वाले जो अवाष्पशील विलेय है ना, उस विलेय के जो डब्ल्यू बी ग्राम है उसको, मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है उसको एम ए अनुभार वाले विलायक के डब्ल्यू ए ग्राम में घुले हैं। मतलब सीधी बात मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लिया 5 ग्राम मेरे पास विलेय है और 10 ग्राम हमारे पास क्या है, विलायक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 ग्राम विलेय के कितना ग्राम, 5 ग्राम, है ना, वहाँ विलेय के 5 ग्राम विलायक के 10 ग्राम में घुले हैं, ऐसा बोलूँगा। तो इसको मैं ऐसे बोल दिया हूँ कैसे, कि एम बी अनुभार वाले अवाष्पशील विलेय के डब्ल्यू बी ग्राम, मतलब 5 ग्राम कह सकते हैं उदाहरण के लिए, डब्ल्यू बी ग्राम एम ए अनुभार वाले विलायक के डब्ल्यू ए ग्राम में घुले हैं, मतलब 10 ग्राम में घुले हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को पता नहीं मान उसका, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी ग्राम और डब्ल्यू ए ग्राम में घुले हैं। डब्ल्यू बी ग्राम किसका है, वो है अवाष्पशील विलेय का है, अणुभार नहीं, अणुभार ये है एम बी और यह एम ए, ये विलायक का अणुभार है एम ए, ये विलेय का अणुभार है एम बी, और ये विलेय का क्या है, मात्रा है, ये विलायक का क्या है, मात्रा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि माना कि विलयन में एम बी अनुभार वाले अवाष्पशील विलेय के डब्ल्यू बी ग्राम है, वहाँ एम ए अनुभार वाले विलायक के डब्ल्यू ए ग्राम में क्या है, घुले हैं। तो विलेय की मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर एन बराबर सूत्र होता है क्या, विलेय का ऊपर में भार बटा विलेय का अणुभार, अणुभार मतलब एम। ठीक है, ये सूत्र है, आपको पता है पहले से, मोल का सूत्र पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि दो हमारे पास विलेय है ना, तो विलेय की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय की मोलों की संख्या है वो हो जाएगा आपका, विलेय कौन है, डब्ल्यू बी, ये उसकी, ठीक है, विलेय का भार, उसका बाद उसका अणुभार, उसका अणुभार कौन है, एम बी है। ठीक है, उसका अणुभार कौन है, एम बी। ठीक है, तो एन ए इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या व विलायक के, अच्छा यहाँ पर एन बी डाल देते हैं ताकि हमको पता चले कि यह क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, तथा विलायक के मोलों की संख्या वो है आपका एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम बी, एम ए। ठीक है, ए रहेगा ना इसमें। ठीक है, ये विलेय का है और ये विलायक का है। ठीक है, अब राउल्ट के नियम से हमने क्या पढ़ा है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू होता है आपका एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ये पढ़े हम लोग। ठीक, इसका मान रख दो आप सीधा, इसको नीचे में लिखते हैं ना, मैं यहाँ पर लेफ्ट चलो लिखते हैं, नीचे में लिख देते हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एन बी की जगह क्या लिखूंगा, एन बी की जगह ये है डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू एम, है ना। चल देखो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना, अपान पी नॉट ए पी जीरो ए, है इक्वल टू एन बी की जगह कौन है, डब्ल्यू बी बटा एम बी अपान एन ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस एन बी का मान फिर के लिख दो, डब्ल्यू बी बटा एम बी, ये लिख दिया मैंने, है ना। अब थोड़ा समझिएगा इस जगह को,
बड़े बड़े महान भाव लोग थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है उसका भी, है ना। ये W/B ये क्या है? ये आपका विलेय के मोलों की संख्या है ना। जब वो मिला नहीं है तब की बात है, विलेय के मोलों की संख्या, है ना। और यहाँ पर देखो आप W/MB है, ये भी आपका है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन ये जो विलेय है वो किसके साथ मिला हुआ है? विलायक के साथ मिला हुआ है। ये विलायक के मोलों की संख्या है ना, विलायक के मोलों की संख्या। तो इस जगह जो विलेय है वो अकेला है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या है, जितना भी होगा उतना। अब इस जगह ये विलेय है ना, वो विलायक के साथ क्या हुआ है? मिला हुआ है। विलेय है वो विलायक के साथ क्या हुआ है? मिला है। तो इस जगह में क्या होता है, इस जगह में जो अवाष्पशील जो विलेय मिले हैं ना, ठीक है, उस विलेय का मात्रा बहुत ही कम होता है। मैंने आपको उदाहरण दे रखी है स्कूल में कि 100 जने यहाँ पास है और 1 जने यहाँ पास है। इस 100 जने में मैं 1 जने को मिलाता हूँ तो कुछ पता चलेगा क्या? नहीं, नगण्य है, नहीं के समान है। मतलब ये जो विलेय है और ये सब विलायक है, उसमें एक थोड़ा सा, एक भैया 1 गिलास पानी में 1 कण शक्कर मिला देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? नगण्य है। विलेय का जो मान है, विलेय के जो मोलों का मान है वो क्या है? नगण्य है। अब आप सोचोगे इस जगह क्यों नगण्य नहीं है? इस जगह इसलिए नगण्य नहीं है क्योंकि ये क्या है? अकेला है, अपने में अकेला है, ठीक है। लेकिन इस जगह क्या है? विलायक के साथ है, मतलब इसका मान क्या है? नगण्य है। नगण्य मतलब नहीं के समान, मतलब इसका मान हमको मानना नहीं है, इसका मान 0 है, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा? देखो तो हमारे पास बचा, क्यों नहीं मानते सर? बोलते हो तो मेरे पास भेज देना उसको, ठीक है ना। P0A माइनस PA अपान क्या है? P0A इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा? गणित का नियम है ना, गणित का नहीं, अपने केमिस्ट्री का। तो ये अपने पास क्या है कि WB/MB अपान क्या बचा? WA/MA, ये बचा अपने पास, है नहीं, इतना बचा। इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा अपने पास ये, इसको एक लाइन, एक यहाँ पर लाइन और बनेगा ऐसे ऊपर करने वाला, तो इसको आप लोग फट से ऊपर कर देना। क्या है? MA/WA, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर और बना लेना, ठीक है। मैं जगह ना खाने का यहीं पर मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है। समझ आ गया आपको, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ जाते हैं, चलो। अब ये तो समझ आ गया कि WB और MA, तो मैं ऊपर को ऊपर गुना कर देता हूँ, नीचे के नीचे गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं P0A माइनस PA अपान P0A, ये है, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा WB इंटू MA, यहाँ पर डॉट लिख दे, मतलब गुना है, समझ जाना, ठीक है। MA अपान M, ये हमारे पास क्या है? MB है ना, ये MB, ठीक है, MB ही वाला, ठीक है। तो MB डॉट WA, ये तो है ना। अब ऐसे करते हैं हम कि इस P0A को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अपने तरीका से बता रहा हूँ, आपको पता है कि मेरा तरीका आपका तरीका क्या है, तो तिलक चंद अलग अलग तरीका लगा देता है अपना गणित का, है ना, ठीक है। तो ये P0A और PA अपान P0A, है ना, WB/MA अपान MB। मैं क्या करता हूँ? P0A को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो देखो P0A माइनस PA इक्वल टू WB/MA, M डॉट बोल रहा हूँ मतलब गुना है ना, ठीक है, MB/WA, और इधर क्या था? भाग, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? गुना, P0A हो गया, है ना। तो इस तरह से ये इधर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसमें से अपने को किसको बचाना है? देखो तो MB को बचाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है मैंने स्पष्ट रूप से, कैसा कि अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कौन है अपने पास? MB है, याद रखिएगा, MB है अवाष्पशील विलेय का, विलायक का नहीं, विलेय का क्या है? आणविक द्रव्यमान। इसी को हमको मान याद करना है, ठीक है। उसके सूत्र निकाल रहे हैं, चलिए। तो अपने को ये बचा देते हैं, MB को बचाते हैं और WA को उधर क्या कर देते हैं? पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास, यहाँ पर क्या है? ये गुणा है, लेकिन यहाँ पर देखो इस मेन पॉइंट को देखो, ठीक है। ये क्या अपने पास है? भाग में है, किसमें है? भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास? गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो P0A माइनस PA इंटू क्या हो जाएगा? WA, लंबा जाएगा, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और बचा क्या हमारे पास? इधर WB/MA
डॉट इसको ऊपर गुना कर देंगे पी नॉट ए अपान क्या हो जाएगा आपका ये एम बी। हो गया। अब कैसे करें हम लोग इसको, एम बी को इधर पक्षांतर कर देते हैं, है ना, या तो दोनों कर देना था एक साथ, है ना, ये भी चलता, ठीक है। तो वही मतलब पड़ेगा, चलो कर देते हैं दोनों को, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो आप लोग दोनों कर देना एक साथ, डब्लू ए इंटू एम बी इक्वल टू, ये भी चला गया उधर, ठीक है, इक्वल टू डब्लू, यहाँ पर रहने दो, इस वाले लाइन में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डब्लू बी और एम ए, ये एम ए हो गया, डॉट पी नॉट ए, ठीक है, ये हो गया। अब एम बी तो ऊपर इधर चला गया। अब क्या करो, इस पूरे को पक्षांतर कर दिया, इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो एम बी इक्वल टू डब्लू बी डॉट एम ए डॉट पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्लू ए। ये फाइनली निकल गया आपका किसके लिए, किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है, विलेय कैपिटल एम है, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र, ठीक है। यहाँ कौन क्या है उसको लिख देना, यहाँ पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी नॉट ए हो गया ना, ठीक है। ए में कौन है, ये आपका है विलायक का अणुभार, ये बी कौन है, ये है विलेयक का भार की संख्या, सब लिखने की जरूरत नहीं है। और पी नॉट ए क्या है, वाष्प दाब है। पी ए कौन है, ये अपने पास है नॉर्मल विलयन में वाष्प दाब, है ना, जब विलयन अवस्था में तो विलायक का वाष्प दाब। तो ये सब लिखने की जरूरत है, लिखना तो लिख देना, नहीं लिखना मत करना, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट।